हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ये युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का विजय होता है और सिराजदौला का पराजय होता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब, ये सारा कहानी बंगाल का हो रहा है। तो बंगाल का नवाब सिराजदौला को हटते ही, मतलब इसका मृत्यु कर दिया जाता है, युद्ध में हत्या कर दिया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना देता है। कठपुतली मतलब डिसीजन रॉबर्ट क्लाइव का रहता था और फॉलो ये करता था मीर जाफर। जब युद्ध हार जाता है सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी को व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाता है। यानी रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिल जाता है, यानी व्यापार करने का अधिकार। और क्या मिलता है? और राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार, यानी जो राजनीति में, यानी शासन करने में वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऐसा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। 1700 मीर जाफर मीर जाफर का अयोग्यता के कारण, यानी मीर जाफर एक अयोग्य शासक था, इस कारण कंपनी मीर कासिम को नवाब बनाता है ना। मीर कासिम स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, यानी अंग्रेज से स्वतंत्र होने का कोशिश करता है। और अपना राजधानी, पहले मुर्शिदाबाद राजधानी रहता है, और उस राजधानी को हस्तांतरण करके, यानी बदल करके मुंगेर बना देता है। सेना में आधुनिकीकरण करता है। सेना में क्या करता है? आधुनिकीकरण करता है। सेना में आधुनिकीकरण करता है। व्यापार में अंग्रेजों को मिला विशेष छूट को समाप्त कर देता है। जो व्यापारिक छूट मिलता है अंग्रेज को और राजनीतिक छूट मिलता है, उसको समाप्त कर देता है और कहता है कि अब आप मेरे शासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करिए। इस कारण मीर कासिम और कंपनी के बीच टकराव होता है ना। उसमें नाम कौन था? सॉरी, मीर कासिम और कंपनी के बीच क्या होता है? टकराव होता है। और इसको हटा करके मीर जाफर को क्या बना देता है? कंपनी का नवाब बना देता है। मीर कासिम दौड़े दौड़े पहुंचता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलता है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलता है। दोनों को तैयार करता है कि हम लोग मिल करके अंग्रेज को यहाँ से भगाएंगे। और इन लोग तैयार भी हो जाता है। इसी दौरान इन लोग तैयार होकर बक्सर का, जो गंगा नदी किनारे है, वो बक्सर आता है और वहाँ अंग्रेज से युद्ध लड़ता है। उस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और ईस्ट इंडिया कंपनी और तीनों नवाब का संयुक्त सेना के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में ये तीनों का संयुक्त सेना क्या हो जाता है? तीनों का संयुक्त सेना का करारी हार होता है। और उसी समय मीर कासिम वहां से भाग जाता है और हेक्टर मुनरो को जीत हो जाता है। मीर कासिम भाग गया। सुजाउद्दौला आत्मसमर्पण कर देता है। यानी सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? तो अवध का नवाब। वो क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। कहता है अंग्रेज को, हेक्टर मुनरो को, जी हुजूर, जो है जो आप हैं, आप जो कहिएगा मैं उसे मानूंगा। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के साथ संधि किया। उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है ना। उसमें कहा जाता है कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूलने का अधिकार हमें दे दिया जाए, है ना। क्या कहा जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूलने के का अधिकार किसे दे दिया जाए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाए।
अब क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल जाता है? तो अंग्रेज को मिल जाता है। कुछ दिन बाद मीर जाफर का मृत्यु हो जाता है। अब कंपनी क्या करता है, बंगाल में वो खुद शासन करने लगता है, यानी शासन का बागडोर अपने हाथ में, बंगाल का शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। अब उसी शासन को चलाने के लिए कंपनी को समय समय पर कुछ अधिनियमें बनाना पड़ता है, कुछ नियम बनाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी क्या करेगी? शासन भी करेगी, है ना? कंपनी क्या करेगी? अब शासन भी करेगी। कब? तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी वास्तविक शासक बन जाता है बंगाल का। और क्या लाता है? 1773 में क्या लाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट लाता है। भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत के संवैधानिक विकास के पहल में पहला कदम था। चलिए अगला। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन को नियंत्रित करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था और कुप्रबंधन, कोई भी अच्छा तरह का प्रबंधन नहीं हो रहा था, नियंत्रण नहीं हो रहा था। उसी चीज को मजबूत करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार चल रहा था और जिसके पास जो भी पैसा जा रहा था वो खुद रख रहा था। कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसा जा ही नहीं रहा था, तो वो क्या हो गया? दिवालिया होने की कगार पे चली गई। ब्रिटिश संसद पर दबाव बढ़ा कि वो भारत में कंपनी के शासन पर नियंत्रण करे। यानी ब्रिटिश संसद जो थी, यानी ब्रिटिश ब्रिटेन में जो संसद था, उस पर दबाव बढ़ा कि जो भारत में कंपनी है, कंपनी के शासन पर नियंत्रण करे, उसको अपने हाथ में ले और अपने तरफ से उसको देखा जाए, है ना? तो क्या करता है कंपनी? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर भेजता है। उसका कुछ प्रावधान, क्या क्या प्रावधान था? तो प्रावधान था कि जो बंगाल के गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड नहीं भी कहिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि लॉर्ड क्यों कहें? जो हमारा इंडिया को लूटा उसे हम लॉर्ड कहेंगे, तो लॉर्ड नहीं कहिएगा तो काम चलेगा, हेस्टिंगस कहिए, है ना? तो हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया जाता है। किसके लिए? तो ए बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करेगी। बम्बे और मद्रास, बम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। बंगाल के अधीन कर दिया गया, है ना? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 ईस्वी में। पूछेगा किस एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? तो 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 जो अन्य न्यायाधीश था, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 नाम था अन्य न्यायाधीश। आगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया, है ना? यानी कंपनी में जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार भी, अपने लिए भी व्यापार कर रहे थे और क्या करते थे? भारतीयों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे। इस पर क्या लगा दिया गया? पाबंद लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार की ओर से कि अब वो निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गठन किया गया शासन को सही ढंग से चलाने के लिए। इसके माध्यम से नियंत्रण मजबूत किया गया। किसके माध्यम से? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से
जो शासन का नियंत्रण था उसे मजबूत कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत का राजस्व, नागरिक से संबंधित मामला और सैन्य मामलों की जानकारी समय समय पर ब्रिटिश को देने लगा, और ये देना आवश्यक कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार की ओर से कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो राजस्व, सैन्य मामला और नागरिक मामलों से संबंधित जानकारी किसको देगा, तो ब्रिटिश सरकार को। तो थोड़ा सा क्लास रुकेगी क्योंकि थोड़ा सा देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट। 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट बनाकर भेजता है ब्रिटिश सरकार। और इस सेटलमेंट एक्ट क्यों आता है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जितना भी कमियां हुई थी उसे दूर करने के लिए। और इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के द्वारा क्या करता है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। जो कलकत्ता की सरकार होती है वो बंगाल का तो कानून बना ही रही थी, अब बिहार और उड़ीसा का भी कानून बनाएगी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट थे, इसलिए अपने नाम पे क्या बनाए थे, अधिनियम बनाए थे, एक्ट बनाए थे। एक्ट मतलब अधिनियम। इसका मुख्य प्रावधान था दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन नहीं कर रहे हैं, दोहरे शासन। हुआ क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का नियुक्ति किया गया, गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था। जो क्या देख रहा था, व्यापारिक मामला को देख रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कहा गया कि आप राजनीतिक मामलों को देखिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के तहत 6 सदस्यीय समिति जो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखता था और ब्रिटिश सरकार के अधीन था। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की ओर से 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, जो क्या करता था, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखता था, यानी उसको अपनी नजरों में रखता था कि क्या गलत क्या सही हो रहा है। और क्या करता था, रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को भेजता था और वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम करते थे। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ये तो भारत का शासन चला रहे हैं, व्यापार तो कर नहीं रहे हैं, तो नहीं, तो इसका जो सदस्य है उसका वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने कर्मचारी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने कर्मचारी थे उसका वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट ये बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई है ना। इसमें क्या होता है, हर 20 साल पे अधिनियम बन के आता था। हर 20 साल पे अधिनियम बनने का ऐसा प्रावधान रखा गया था। लेकिन होता क्या है कि अधिनियम तो बनता ही है, 1813 में अधिनियम बनता है और कहा जाता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी इसमें इस अधिनियम में आता है क्या बनकर, एक मैसेज क्या आता है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है ना। भारत से एकाधिकार मतलब कि भारत में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। दूसरे जो ब्रिटेन का कंपनी भारत में कोई भी व्यापार नहीं करेगी। वही एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार यानी व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। यानी चाय पर का व्यापार करने के लिए और चीन के साथ व्यापार करने के लिए जो व्यापारिक एकाधिकार था वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश लोगों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया,
है ना, कुछ सीमाओं मतलब कुछ व्यापार, कुछ चीज का व्यापार के लिए ब्रिटिश लोगों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया, यानी कि अब ब्रिटिश लोग भी व्यापार कर सकते हैं, अपना प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है व्यापार करने। ब्रिटेन ब्रिटेन का ईसाई पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई, यानी 1813 से पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में नहीं किया जाता था, लेकिन 1813 में इनको अनुमति मिली कि अब आप ईसाई पादरियों को कि अब आप क्या कर सकते हैं, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में जाकर कर सकते हैं, ईसाई स्कूल खोल सकते हैं, है ना, ईसाई शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह का प्रावधान आया था। चलिए, ब्रिटिश शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक देने का प्रावधान किया गया। 1 लाख वार्षिक पैसा देने का प्रावधान किया गया, यानी ब्रिटिश शिक्षा के लिए, ब्रिटिश शिक्षा में खर्च के लिए 1 लाख वार्षिक 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया वार्षिक देने का प्रावधान किया गया कि अब जो भारतीय शिक्षा है उस पे 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया हर वर्ष खर्च किया जाएगा। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या था, इसमें क्या क्या बात किया गया था, तो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार जो था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब कंपनी का काम क्या रह गया, तो कंपनी का काम ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना, वो भारत पे शासन करने का काम करने लगा। कौन? कंपनी। किसके ओर से? तो ब्रिटिश सरकार की ओर से अब क्या करने लगा कंपनी, तो भारत पे शासन करने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन के आता है। अगला है वित्तीय शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, सॉरी विधायी शक्ति, विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया, है ना। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल बने उनको अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कानून आयोग यानी विधि आयोग इसको भी कह सकते हैं, विधि आयोग, विधि आयोग, कानून आयोग का गठन किया गया कब, 1834 में। और इसको कानून आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को कानून आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार या अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार भी कौन है, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत कौन किया, तो लॉर्ड मैकाले। भारत में दास प्रथा चलता था। दास प्रथा मतलब बंधुआ मजदूर, यानी दादाजी बंधुआ मजदूर थे कहीं, तो बेटा भी बनेगा और पोता भी बनेगा। इस दास प्रथा को, किसी के घर का नौकर बन के रहना, इस दास प्रथा को अंत कर दिया गया कब, तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अंत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार मिला। ये तो यहाँ भी पढ़े थे, सॉरी, कानून बनाने का अधिकार था। अब गवर्नर जनरल को क्या मिला, संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार कर सकता था। किस अधिनियम के तहत, तो 1833 के अधिनियम चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया था। आगे 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें समय सीमा तय नहीं किया गया, यानी क्या हुआ, 1800
है ना। 1833 के बाद 53 तो आया, 1853 तो आया, लेकिन फिर उसके बाद कोई समय सीमा तय नहीं किया गया था कि अगला कब आएगा, है ना। सेवाओं में नामजदगी समाप्त और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया। यानी जो कंपनी में सेवा देता था, कर्मचारी का काम करता था, वो नामजदगी से हो रहा था। यानी अगर हमारे पास ज़्यादा पैरवी है, अपने बाप बेटा का नाम लेके गए तो मेरा बेटा का नौकरी वहाँ लग जाए, ये नामजदगी चलता था। लेकिन हुआ क्या, अब वहाँ का सरकार, ब्रिटेन की सरकार बोली कि अब नामजदगी जो है ये खत्म होगी, समाप्त होगी, और महत्वपूर्ण पदों पर जो भर्ती होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होगा। परीक्षा लेने के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। किस समिति की नियुक्ति की गई? तो मैकाले समिति की नियुक्ति परीक्षा लेने के लिए की गई। गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। जो गवर्नर जनरल का परिषद होता था उसमें विधायी और जो प्रशासनिक कार्य यानी राजनीतिक कार्य और विधायी कार्य, कानून बनाने का कार्य जो था उसको अलग अलग कर दिया गया और एक कार्यपालिका और विधायिका में बांट दिया गया। विधायिका में 6 नए सदस्य जोड़े गए। कितने सदस्य? 6 नए। पूछेगा कि कंपनी के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों में विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए विभाजन कब किया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत, है ना। सिविल सेवा की परीक्षा, खुली परीक्षा पहली बार भारत में किया गया। किसके सिफारिश पर? तो मैकाले समिति के सिफारिश पर भारत में अब क्या हुआ, खुली सिविल सेवा परीक्षा की गई, है ना। ये परीक्षा पहले इंग्लैंड में होता था और इंग्लैंड में सब जा नहीं पाते थे, इसलिए जितने भी योग्य थे सब वहाँ सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे पाते थे। तो क्या किया गया, अब कहा गया कि ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है कहाँ होगा? भारत में ही होगा। किस समिति के सिफारिश पर? तो मैकाले समिति के सिफारिश पर। अगला है 1857 का सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को स्थिरता से नहीं चला सकती। यानी होता क्या है, 1857 में एक विद्रोह हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह। क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह। 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है ना। होता क्या है कि देखिए 1848 में क्या आता है? तो हड़प नीति। उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल रहता है और क्या लाता है? हड़प नीति लाता है। और इस हड़प नीति के तहत बहुत से राज को वो अपने ब्रिटिश राज में मिला लेता है। कंपनी के शासन मतलब की जो होता है उसमें मिला लेता है। और क्या, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देता है। गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा क्या है? तो जिस राजा रजवाड़ को अपना संतान नहीं है वो दूसरे के संतान को गोद ले सकता है, उसे राजा घोषित कर सकता है। इस व्यवस्था को ये खत्म कर दिया। इस कारण राजा, राजाओं और जमींदारों में बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया। और क्या हुआ, 1757 की सिपाही विद्रोह में, रियल में सिपाही विद्रोह था, भाग ले लिए अपने अपने यहाँ से, है ना। और ये विद्रोह इतना बड़ा था कि पूरे देश में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो अच्छे अच्छे राजा रजवाड़ थे इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन लास्ट में सफल नहीं रहा क्योंकि इसमें पूरा एकता के साथ ये विद्रोह नहीं लड़ा गया, है ना। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार सोचा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन सही से नहीं चला पा रही है, इसीलिए 1858 ईस्वी में क्या होता है, वो भारत शासन अधिनियम लाता है। क्या लाता है? भारत शासन अधिनियम। यानी अब भारत पे शासन करना है किसके अनुसार? तो देखिए किसके अनुसार, कंपनी का शासन अंत, यानी कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और अब भारत में ताज या क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। ताज या क्राउन का शासन मतलब कि कंपनी अब सिर्फ कार्य करेगी जो ब्रिटिश सरकार कहेगी
और अब भारत में शासन किया जाएगा ब्रिटेन से, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, है ना। और उसमें महारानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया थी, है ना। अभी भी वहाँ महारानी ही चलता है ना, महारानी महाराज। आगे भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर क्या बना दिया जाता है? भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बना दिया जाता है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत, है ना। याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1833 में क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 1858 में क्या किया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और फर्स्ट वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। बताइए, फर्स्ट भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस, है ना, लॉर्ड हेस्टिंगस, है ना। भारत सचिव का एक नया पद जोड़ा जाता है, एक नया नया पद बनकर आता है, क्या? भारत सचिव। ये ब्रिटेन का सांसद सदस्य होते हैं, ब्रिटेन का संसद सदस्य होते हैं, यानी जो संसद में बैठते हैं उसी को भारत का सचिव, यानी भारत का सचिव या भारत का राज्य सचिव, राज्य सचिव बनाकर कहाँ भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। इस सचिव को, भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक भारत परिषद बनाया जाता है। इस परिषद में क्या होता है? 15 सदस्य। इस परिषद में क्या होता है? 15 सदस्य, है ना। इस परिषद क्या करता है? तो जो भारत सचिव है, भारत का राज्य सचिव है, उसको सलाह देती है, सहायता करती है। इस 15 सदस्य के परिषद में 8 ब्रिटिश सरकार से होते हैं और 7 के कहाँ से होते हैं? जो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं लोग को बना दिया जाता है। अब सोचिए, 8 ब्रिटिश सरकार से और 7 कंपनी के अधिकारी को ही बनाया जाता है। कंपनी के अधिकारी हर चीज जानता है कि कैसे करप्शन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, और पैसा का किसे लालच नहीं होता, इसे भी ये करप्शन में जोड़ देता है और भारत में बहुत, भारत को तबाह करता है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, एक मंत्री पद की व्यवस्था की गई, है ना। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनता है? तो 1773 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब बनता है? याद करिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब बनता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनता है 1800 1700 हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनता है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब होता है? तो 1784 का जो एक्ट होता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनता है और उसको समाप्त कर दिया जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या करता है? इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो चलिए आज इतना ही। और
चलिए आज इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और अब से डेली एक वीडियो आएगा। हम सोच रहे हैं एक साइंस का वीडियो आए, है ना? तो हमारा जो पाठशाला एकेडमी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। क्वेश्चन की व्यवस्था की जाएगी। अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो थोड़ा सा सब चीज़ सेटल हो जाए उसके बाद क्वेश्चन भी लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू देखने के लिए।